respected principal sir, vice principal sir, honored resource person, dear teachers, a very warm morning to all. Today we are gathered here to welcome two resource person whose knowledge and dedication continue to guide and motivate us. A big round of applause for Miss Priyanka Dhanju and Miss Vishakha. Dear resource persons, I would like to say few words for their dedication. Firstly, I would say some lines for Priyanka ma'am. जो तपता है सूरज की तरह वो चमकता है सितारों की तरह. जो तपता है सूरज की तरह वही चमकता है सितारों की तरह. जो झुकता नहीं तूफानों में, जो झुकता नहीं तूफानों में वही उभरता है किनारों की तरह. आज उसकी कामयाबी पर दुनिया नाज करती है. आज उसकी कामयाबी पर दुनिया नाज करती है. जिसने सफर तय किया था, जिसने सफर तय किया था खामोश इशारों की तरह. में मैम क्यों आता है? तो इसलिए आता है कि जो स्टार्टिंग से जो सुनने की है क्षमता है वो उसमें कम है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा, तो इसलिए वो इम्प्रूवमेंट है. ओके, वेरी नाइस मैम. मैं एक और जोड़ना चाहूंगी, जो इन्होंने हियरिंग का बताया वो स्टार्टिंग से भी तो जैसे प्रॉब्लम्स है तो बाद में वो डिसेबिलिटी भी बनती है क्योंकि बच्चा परफॉर्म करने में दिक्कत होती है. मैम वो तो आगे जाके हो गया ना. इस टाइम पे हेयरिंग की बात कर रहे हैं कि वो सुन नहीं पा रहा, दैट इज डिसेबिलिटी. जैसे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने में उसको डिफिकल्टी भी आ रही है, ये डिसेबिलिटी है. डिसेबिलिटी है, यस मैम. नहीं मैम, हियरिंग हो गया. नेक्स्ट लोकोमोटर. लोकोमोटर भी जो आएगा वो डिसेबिलिटी में आएगा. भाई क्योंकि मैम ये बौद्धिक स्तर की कोई भी अगर कमी है तो उस बौद्धिक स्तर की कमी के कारण हम आगे की अपनी बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो ये डिसेबिलिटी. ओके मैम. मैम वो तो है इम्पेयरमेंट. हाँ जी. और जो नीचे वाले हैं लोकोमोटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या इम्पेयरमेंट है? वाई? स्पीच है तो जो लर्निंग है वो तो डिसेबिलिटी है, जो स्पीच है वो इम्पेयरमेंट. क्योंकि कई बच्चे हैं तो तला के बोलते हैं, अड़ड़ के बोलते हैं, तो वो हमारी इम्पेयरमेंट है. डिसेबिलिटी में इम्पेयरमेंट. ओके. learning disability and speech disability. Speaking impairment. क्योंकि स्पीकिंग बोलना आप जब बोलते हैं तो अपनी टंग के बीच प्रॉब्लम होती है. स्पीच मतलब कि किसी चीज को पेश करना, वो डिसेबिलिटी है. स्पीच इम्पेयरमेंट. आप Actual is a disability. A person has specific limitations such as learning, calculations, etc. Good morning everyone. मल्टीपल डिसेबिलिटी है क्योंकि इसमें मल्टीपल में कई तरह की डिसेबिलिटीज आ सकती है, जैसे कि बच्चे को लिखना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, रीडिंग नहीं आ रही. रीडिंग में डिफिकल्टी आ सकती है. तो ये ओके. आप Diagnosis or labeling. Diagnosis. What is diagnosis? एक मिनट. आंचल मैम. डायग्नोसिस का मतलब है कि अगर कोई बीमारी है, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, अगर कोई डिसीज हो वो हमारा डायग्नोस ही करते हैं, पता लगाते हैं कि बीमारी है क्या. इंक्लूसिव एजुकेशन में डायग्नोसिस का क्या मतलब है? डायग्नोसिस इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो बच्चे की ऑब्जर्वेशन करना, असेसमेंट करना और उसको चेकआउट करना विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल या विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, दैट इज डायग्नोसिस.
हम किसी भी स्टूडेंट को उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं या उसको असेस करते हैं, जैसे कि हमने बात की विद एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशंस, प्रोजेक्ट वर्क, इस टाइप से जब हम डायग्नोज करते हैं दैट इज डायग्नोसिस। और यहाँ जैसे अगर किसी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, अगर कोई बच्चा अटेंशन नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले उस बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनल्स बताते हैं अगर कोई बच्चा प्रॉपरली नहीं देख पा रहा, डिसलेक्सिया है या एडीएचडी प्रॉब्लम है या डिस्ग्राफिया है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करके उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं, दैट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का जो मोटिव है वो किसी बच्चे को लेबल करना नहीं होता है, बल्कि बच्चे को सपोर्ट करना होता है, सोशली, इंटेलेक्चुअली, हर तरीके से बच्चे को सपोर्ट करना, उसकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, उस बच्चे को मोटिवेट करना, दैट इज डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज लेबलिंग। व्हाट इज लेबलिंग? सप्रीत मैम? यस। लेबलिंग ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, लेबल देना, टैग देना। ओके, यस, टैग देना। अब यस सर, दैट इज लेबलिंग। ओके, यस, हाँ जी, बेचारा, दैट इज यस सर। अब जब ऐसा तो है, हमें भी कई ऐसे टीचर्स हैं जो कुछ बच्चों को लेबल करते हैं, चाहे हमें नहीं पता लेकिन करते हैं। जैसे कि यस, जैसे कि हाँ जी, हम बात करते हैं भी ये ना बच्चा पढ़ नहीं पाता, मैं जैसे अगर कहूँ कि ये बच्चा ना पढ़ नहीं पाता, अरे ये तो स्लो लर्नर है मैम, ये ऐसे ही चलेगा, पूरा साल ही ऐसे चलेगा, आप जो मर्जी कर लो, दैट इज लेबलिंग। स्लो लर्नर, लेबलिंग। पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। अगर हम किसी बच्चे को उसकी बिहेवियर के बेसिस पे, उसकी लर्निंग एबिलिटी के बेसिस पे या उसकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे हम उसको लेबल करते हैं, कोई टैग देते हैं, तो वो क्या है? लेबलिंग। अगर हम किसी को स्लो लर्नर बोल रहे हैं, नॉटी बोल रहे हैं, या हम किसी बच्चे को बोले कि ये तो वीक चाइल्ड है, दैट इज लेबलिंग। हाँ, गॉड गिफ्टेड ऑल्सो। अब हम उन बच्चों को लेबलिंग करने से कैसे बच सकते हैं अपने आप को, मतलब हम क्या कहें, उस बच्चे को वीक चाइल्ड कहने की बजाय या स्लो लर्नर कहने की बजाय उसको सपोर्ट करें, उसका देखें कि वो किस तरीके से सीख सकता है। वो गेम्स के तरीके से सीख सकता है, एक्टिविटीज से सीख सकता है। अब कई बच्चे होते हैं ना, वो खेल खेल में सीख जाते हैं। अगर हम कई बार ऐसा होता है कि जो कंसेप्ट बड़ों का होता है, लेकिन अगर हम उनको गेम्स मेथड से करवाते हैं ना, तो वो कंसेप्ट भी इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। यस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और हाँ जी, वही आर्ट्स में भी ऐसा होता है। आर्ट में अगर बच्चा इंटरेस्ट लेने लग जाए ना, तो जो बड़े बड़े नहीं बना पाते वो छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं। तो इस तरीके से लेबलिंग का क्या है कि हमने उस बच्चे को टैग नहीं करना, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर लेबलिंग को अवॉइड करना है। हमने उस बच्चे को टैग नहीं करना कि ये नोटी है, ये स्लो लर्नर है, ये नहीं कर सकता। सो ये जो नेगेटिव अगर हम उनको टैग देते हैं, तो ये बच्चे की पार्टिसिपेशन को तो कम करता ही है, और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी लूज कर देता है। वो बच्चा अपने आप को आइसोलेटेड फील करना स्टार्ट कर देता है, वो अलग रहना शुरू कर देता है कि मुझे तो इन्होंने ये बोलना है, तो मैं पहले ही साइड हो जाता हूँ। अगर हम ऐसे ही क्लास में अगर किसी बच्चे को कुछ भी बोलते हैं, तो उसको पता होता है
कि मुझे ये बोला जाएगा, और धीरे धीरे वो उस टैग को अपने अंदर मतलब उस चीज को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो सोच लेता है कि अगर इन्होंने मुझे ये टैग दिया है तो हो सकता है कि मेरे अंदर ऐसा ही कुछ है, वो वैसा ही बनने लग जाता है। अब जैसे अगर हम किसी शरारती बच्चे को कहते हैं ना ये तो शरारती है, वो और ज्यादा शरारती करता है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होती है, उसको पता है कि मुझे ऐसा बोला जाएगा, तो वो वही करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें लेबलिंग को अवॉइड करना है इंक्लूसिव एजुकेशन और सपोर्ट करना है कि ताकि जो हमारी क्लासरूम है, हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, वहां हर बच्चा रिस्पेक्टेड। स्ट्रेटेजीज कैन स्कूल्स यूज टू प्रिवेंट हार्मफुल लेबलिंग। स्कूल्स क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं हार्मफुल लेबलिंग को प्रिवेंट करने के लिए? हाँ जी, मैम रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। अगर टीचर्स की ट्रेनिंग जैसे आज हम लोग ये सेशन लगा रहे हैं तो हम लोग को ये पता चल गया है कि लेबल करना अगर नेगेटिव लेबलिंग है तो वो बैड है। तो सबसे पहले तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स होंगी और बताया जाएगा तो वो स्कूल का सबसे बड़ा मतलब पार्ट होगा टीचर की ट्रेनिंग का। यस, थैंक यू मैम। मैम प्लीज। मैम इसमें हम एक काउंसलर को हायर कर सकते हैं, Yes. स्टूडेंट्स को स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं जिससे मतलब कि वो उससे बाहर आ नाइस मैम। डेली प्रैक्टिस इसमें भी लाया जाना चाहिए, बच्चों को भी इस चीज के, टीचर अकेला भी है। Yes, ma'am, बच्चों को भी। नहीं मैंने किसी को मोटा नहीं बोलना, मैं किसी को ऐसे नहीं तुम्हारा डार्क कम्प्लेक्शन है, तुम ये हो, तुम नालायक हो, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव Yes, पार्टिसिपेशन ma'am. से ही ये हो सकता है। यस मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं नेहा मैम आप कि बट उसके लिए क्या है, पहले टीचर भी तो अवेयर होना चाहिए, तभी तो टीचर आगे स्टूडेंट्स को अवेयर करेगा। अगर टीचर ही लेबल कर रहा है तो वो दूसरे बच्चे को क्या रोकेगा कि तू ऐसा मत कर। तो उसके लिए सबसे पहले टीचर को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने किसी भी स्टूडेंट को लेबल नहीं करना है। हाँ, अगर पॉजिटिव लेबल कर रहे हो तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव जाए कि अगर आप किसी बच्चे को बोल रहे हो जैसे, पर ये एप्रिसिएशन में हो सकता है। अगर किसी ने भी मतलब कोई प्रैक्टिकल वर्क अच्छा किया है, एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म किया है, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, वेरी नाइस, वेरी गुड, वर्क हार्ड, या कुछ भी ऐसे तरीके से मतलब और ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हो। वो अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ा दे, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस देखना। अगर आपने छोटी सी चीज के लिए उसको अप्रिशिएट कर दिया ना, तो फिर वो अपने आप नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा कि मैंने ऐसा किया है। तो उसको ये ना लगे कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ। यस नहीं कर रहा उसको भी अप्रिशिएट करेगी, तू कर सकता है, कर सकता है। यस मैम, वो एक दिन जरूर आएगा कि वो खुद कर पाएगा। यस मैम, यस। तो ये है कि हमने बच्चे को ना तो लो फील करवाना है और ना ही इस तरीके से कि जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी कर रहा है, अगर बच्चा ट्राई भी कर रहा है, उसको भी अप्रिशिएट करना है, कि एनकरेज करना है कि कर सकते हो आप, अगर इसको और अच्छे से करो ना तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने ये किया बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और थोड़ा इस तरीके से किया जाता ना तो और अच्छा हो जाता। दैट इज, अगर हम बच्चे को इस तरीके से सपोर्ट करेंगे तो वो बच्चा अपने आप ही आगे आएगा, पार्टिसिपेशन करेगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन एंड चैलेंजेस। अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन क्या मतलब है इसका? अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन? पहले यस, तो अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन एंड चैलेंजेस में क्या आएगा कि हमने इंक्लूजन को मतलब इंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन की पहले हमने उस बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, उसकी डिसेबिलिटी को समझना है। पहले अच्छे से हम, कोई भी स्टूडेंट है, किसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि वो रीड नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, लर्न नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, वो यहाँ क्लास में बैठा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, तो क्यों है?
और अगर कोई बच्चा आपको मतलब उसको दिखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपने सबसे पहले उसको समझना है। समझोगे, फिर पहले आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, आइडेंटिफाई करके समझने के बाद में आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे, उस बच्चे को सपोर्ट करोगे। देन अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन, मतलब इसमें क्या है कि अगर आप बच्चे की प्रॉब्लम को समझ रहे हो। और फर्स्ट है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन हमने स्टार्टिंग में ही किया था, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन में क्या था, कोई एक इसको स्टोरी बना के सुना सकता है? एक्सक्लूजन क्लास सिचुएशन बना के बता दें। शंका मैम। मैम मेरी 6th क्लास में ही है। यस। सारे बच्चे मतलब इक्वल पढ़ाया जाता है, हर एक टीचर हर एक बच्चे पे अटेंशन देता ही है। लेकिन एक बच्चा है जिसकी आई साइड वीक है, तो बिल्कुल छोटी छोटी आंखें करके ऐसे देखता है, तो उसको हमने हर एक टीचर ने अलग अलग उसको डिफाइन कर लिया, उसका पता चल गया कि इसकी आई साइड वीक है। तो एक्सक्लूजन में मतलब उसको बाकियों से अलग हमने पहचान लिया, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अच्छा, आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड इसलिए ऐसे नहीं किया कि उसको बिल्कुल अलग ही बिठा दिया, फिर उसको बैठने में उसकी हेल्प करेंगे। इंटीग्रेशन, आपने इंटीग्रेशन अडॉप्ट, तो वो तो आगे करेंगे ना उसका। ओके ओके, हेल्प तो किस तरह से हमने हेल्प की, लेकिन उसकी पहचान करना क्लास में से भी ये बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है क्या। आपने मैम इंटीग्रेशन की एग्जांपल दी है, मैंने एक्सक्लूजन की पूछी थी। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। इसमें हम ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में कोई गर्ल है जिसका नाम है योगिता फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके ग्रुप में और 5 गर्ल्स हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, हर काम टाइम पे करती हैं, हर टीचर को ओबे करती हैं। लेकिन फिर जो उनके ग्रुप के अलावा जो बाकी गर्ल्स हैं, तो मैं इनको अवॉइड कर रही हूँ। वो कुछ आगे हैंडरेस करती है कि मैम ये काम मैं करूँ, मैं कुछ बना के लाऊं क्लास के लिए, कुछ चार्ट बना के लाऊं फॉर एग्जांपल, तो मैं बोल रही हूँ उसको बार बार कि नहीं तुम अच्छा नहीं बनाओगे, यही बनाएंगे। तो बच्चों को फील होता है कि हम उनको उनसे अलग रख रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए इक्वली। जैसे हम टीचर्स को इक्वली मौका मिल रहा है, वैसे ही हमें क्लास में सबको इक्वली जो है चांस देना चाहिए। थैंक यू सो मच। वेरी गुड हरपाल मैम। हरपाल मैम ने बहुत अच्छा बताया है कि मैम ने ये बोला कि एक ग्रुप वर्क में मतलब मैम उसको देते हैं, उसके बाद में फिर से मैम ने उसी ग्रुप को बोल दिया, दूसरा जो है वो बोल रहा है कि मैं बना के लाऊं, लेकिन मैम ने बोला नहीं आप अच्छा नहीं बनाते, यही बना के लाएंगे। तो वो एक्सक्लूजन की ही एग्जांपल है। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन। यस मैम, इसको भी सिचुएशन बेस्ड ही बताना है। सेग्रीगेशन मीन्स डिवीजन। और फॉर एग्जाम्पल क्लास के बच्चों का जो डिवीजन है, ग्रुप्स है, वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जो इंटेलिजेंट है उनका फोकस चैलेंजेस और ओरिएंटेशन ब्लाइंड को रिपीट मत करो, इतना भी मत बताओ बट लाइंस लर्निंग की बात करें तो उसमें सभी को इंक्लूड करना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। ओके मैम, नाइस मैम। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की कुलदीप मैम बता चुके हैं। इंक्लूसिव, फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम कंटेंट। अब हमें पता है कि सबकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो डिफरेंट है, लर्निंग एबिलिटी सबकी डिफरेंट है, हर कोई सेम तरीके से नहीं सीख सकता, हर कोई सेम चीज नहीं सीख सकता। तो हमें इसमें क्या करना है, अपने करिकुलम को, अपने जो भी हमने लेसन प्लान हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाना है। उनके अंदर एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं, गेम्स ऐड कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज ऐड कर सकते हैं जिससे वो बच्चा है जो वो जल्दी सीख सके। सेकेंड इज असेसमेंट। अब हमें पता है कि ये बच्चा प्रॉपर लिख नहीं पाता, हम उस बच्चे को असेसमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशन अलग तरीके से करना स्टार्ट कर दें। उसको बोले कि आपकी ड्राइंग अच्छी, जैसे हमने वाटर साइकिल का टॉपिक करवाया, अब वो वाटर साइकिल को ना लिख नहीं पा रहा, अगर उसको पता है तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं लिखना है, आप उसकी ड्राइंग बना सकते हो।
उसकी ड्राइंग अच्छी है वो बना भी सकता है वॉल साइकिल, तो यहाँ से हम उसकी डायग्राम के बेसिस पे भी मार्क्स दे सकते हैं या उनको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टीचर अनविलिंगनेस। अब कई टीचर लाइक हेजिटेट करते हैं या मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते या वर्कलोड भी कह सकते हैं कि कई बार वर्कलोड होता है तो टीचर ये कहता है कि जल्दी जल्दी बस लेक्चर खत्म करो और जाओ, मतलब उस इंटरेस्ट शो नहीं करता। तो इससे भी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है अफेक्ट करती है, यहाँ भी बच्चों को या टीचर को इस चीज को फेस करना पड़ता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी होना। अब सभी स्कूल्स में जरूरी नहीं है उन्हें प्रोजेक्टर प्रोवाइड किए जाए, पैनल्स प्रोवाइड किए जाए या कोई और मतलब किसी भी तरीके से हर रिसोर्सेज ऑडियो विजुअल प्रोवाइड किए जाए। तो अगर रिसोर्सेज की कमी होगी तो वहां भी इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। इनएडिक्वेट टाइम फॉर प्लानिंग, टाइम की कमी होना। हम लेसन प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन कई बार हम उनमें एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं ऐड कर पाते, ऐड कर भी लेते हैं तो कई बार करवा नहीं पाते। क्यों नहीं करवा पाते? क्योंकि टाइम की कमी होती है, टाइम हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता। टाइम जल्दी जल्दी मतलब बस हम क्या देते हैं, बस थियोरेटिकली बड़ी मुश्किल से हो पाया, प्रैक्टिकल क्या करवाते हैं। तो वहां टाइम की प्रॉपर मतलब टाइम ना मिल पाना भी एक चैलेंज है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट बिहेवियर। कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाते अच्छे से, उनको समझ नहीं आता कि हमें कैसे बिहेव करना है क्लासरूम में या वो टीचर के साथ में। अब सब तो नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के साथ भी अच्छा बिहेवियर नहीं करते। हमारा सारा टाइम उनको यही बोलने में चला जाता है, भाई सीधे बैठो, चुप करके बैठो, इससे मत बोलो, उससे मत बोलो। मतलब उसको पता ही नहीं है कि मतलब क्लास में कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है। तो वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है इंक्लूसिव एजुकेशन। First question is, what professional support do teachers need for inclusion? Inclusion के लिए टीचर्स को प्रोफेशनल सपोर्ट क्या चाहिए? यस शिखा मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। इसके लिए सबसे पहला सपोर्ट जो टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की वर्कशॉप, सेकेंड थिंग जो रिसोर्सेज है वो स्कूल मैनेजमेंट से प्रॉपरली उनको प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि वो क्लास में जिस भी एबिलिटी वाले बच्चे, डिसेबिलिटी वाले बच्चे बैठे हैं उनके हिसाब से उनको पढ़ा सके। यस, थैंक यू। नाइस वन। हाउ कैन टीचर्स मैनेज डाइवर्स लर्निंग नीड्स? टीचर डाइवर्स लर्निंग नीड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं? पहले खुद की प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं कैसे, पहले हम प्लानिंग, क्योंकि पहले टीचर को खुद प्लान करना पड़ेगा कि लेसन प्लानिंग कि मैं अपनी क्लास को कैसे कंडक्ट करूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर और किस बच्चे के साथ कैसे यूटिलाइज होगा, ठीक है, ये माइंड में हो। और ग्रुप लर्निंग भी हो सकता है। Very effective answer, ma'am. Next is orientation and mobility. Orientation. Orientation. What is orientation? Orientation. हाँ जी। किसी मेन टॉपिक को लेके काफी ग्रुप को गाइड करना, जागरूक करना, जिसे इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना। यस, ओरिएंटेशन क्या है कि ऐसा इन्वायरमेंट करना जहां कोई भी बच्चा है वो सेफ फील करे, जहां उसको लगे कि वो यहाँ सेफ है, उसको गाइड करना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ये वैसे देखा जाए तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का पार्ट।
ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के अंदर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को इस तरीके से उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहां वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ किस साइड स्टेयर्स है, किस साइड डोर है, किस साइड हमें वॉशरूम है, मतलब सब कुछ उनको पता होता है। इसके अंदर ये सबकी ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है। तो इसके अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। यस मैम, यस मैम। इसमें एक वॉलंटियर की आईज पे पट्टी बांधी जाएगी और एक गाइडर होगा जो उसको गाइड करेगा कि कहाँ क्या है, और जो बेस्ट गाइड करेगा वही विनर होगा। दो ग्रुप्स को ही करनी है, दो या एक? ओके। थैंक यू सर। आपके पास एक मिनट इधर। नहीं मैम सर, जरूरत नहीं है मैम, इधर दो। कौन जाना कहाँ है? इनको वहां लाके वहां से वापस लेके आना है सर। वाले जाके ये लो सर। नहीं वो कह रहे दिख रहा है। हानू गाइडर और एक वॉलंटियर, बस दो। मैंने तो करवानी थी, टाइम कम है। नहीं बस हाँ जी। ओके सर। सर आपने स्ट्रेट जाना है जब तक मैं स्टॉप ना करूं। और जो ललित सर लेफ्ट टर्न करें आप। यस, थोड़ा और टर्न करें सर। ज्यादा हो गया सर, थोड़ा लेफ्ट। यस सर, सीधा जाइए स्ट्रेट जब तक मैं स्टॉप ना करूं। नो सर, स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट जब तक स्टॉप ना बोलूंगा आपको चलते रहना। चेयर इधर करो, सर स्टॉप, यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट टर्न करें। यस, अगेन स्टॉप, चेयर इधर आके थोड़ा लेफ्ट टर्न। हटाना नहीं है, इधर हटाना नहीं है। नहीं, ये तो बताना है। नहीं, ये बता सकते हैं मैम, गाइड करना ही उनका काम है ना, वो बताएंगे। मिलदियां जग ते लख हजार घड़ियां, पर अज दी घड़ी सुलखनी है, पर अज दी घड़ी सुलखनी है। ऐसी आउंदियां रहन वारो वार घड़ियां, ऐसी आउंदियां रहन वारो वार घड़ियां। कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सासर मुरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद को भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी कर कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, चल निकलेगा। इन्हीं लाइंस के साथ अब मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगी आज के दूसरे रिसोर्स पर्सन मिस प्रियंका धंजू मैम को। वो आए और सेशन 2 जो हमारे साथ शेयर करें। मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। A very good morning one and all present here. थैंक यू सो मच हरपाल मैम, आपके डेडिकेटेड वर्ड्स सुन के अब मुझे लग रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है इस सेशन को और इंसाइटफुल और मीनिंगफुल बनाने के लिए। एज विशाखा मैम ने हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की इंक्लूजन के ऊपर, राइट? तो अभी जो रिसेंटली हमने एक्टिविटी की दैट इज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। कैन एनीवन टेल मी द मोरल ऑफ दैट एक्टिविटी? व्हाट इज द मोरल? यस ललित सर। जैसे आनंद सर ने मुझे गाइड किया, तो मैं समझता हूँ भाई ऐसा गाइड हमारी जिंदगी में
होना चाहिए जरूर। वो एज ए दोस्त हो सकता है, ठीक है, एज ए टीचर हो सकता है, एज ए पेरेंट्स हो सकता है, जो हमें समय समय पर सही दिशा निर्देश दे सके, ये होना। यस, वंडरफुल आंसर ललित सर। इसी तरह से एज अ एजुकेटर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ मेंटर, हमें हमारे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट के लिए गाइड बनना है कि हम उन्हें लाइफ की हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए लाइफ की बेसिक स्किल्स में प्रिपेयर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अभी जो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली इंक्लूजन के ऊपर, तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में फोकस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन, कि जो हम अभी तक इतनी बातें कर चुके हैं उनको हम रियल क्लासरूम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या राइट्स हैं, क्या एक्ट प्रोवाइड किए गए हैं, और उन स्टूडेंट्स की एजुकेशन को लेके सीबीएसई में क्या प्रोविजंस हैं, क्या एग्जम्पशंस हैं, और उन्हें क्या कंसेशंस मिलते हैं, और उसके पीछे क्या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम कर रही है। सो मूविंग अहेड, देयर इज अ वन क्वेश्चन। चैलेंजेस की बात विशाखा मैम ने बहुत डिटेल में की है आपसे। क्वेश्चन इज, व्हाट इज वन चेंज दैट वी कैन मेक टुमारो इन आवर क्लासरूम्स टू मेक इट मोर इंक्लूसिव? अपनी क्लासरूम्स में हम ऐसा क्या एक स्टेप करें कि हमारा क्लासरूम इंक्लूसिव बन जाए? यस दीपिका मैम। यस मैम, थैंक यू। पहले तो जो हम अपने स्टूडेंट्स को चाहे इंटेंशनली नहीं इंटेंशनली लेबल करते हैं, उसको पहले हमें अभी से स्किप कर देना है, बिल्कुल भी लेबल नहीं करना, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो सभी आगे आए और सभी को इक्वल ट्रीट करें। यस, बिल्कुल सही आंसर, कि हमें स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को या डिसएबिलिटीज को डायग्नोज करना है, लेबल नहीं करना है। लेकिन यस, एक जैसे क्लास में ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चों से एक्ट करवाए जाए। जैसे मान लो किसी बच्चे को कम दिख रहा है, तो जैसे मेरी आंखों पे पट्टी बांधी गई, ठीक है, वैसे ही बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध के उनसे भी मतलब वही एक्टिविटी करवाई जाए। जैसे किसी बच्चे को चलने में कोई दिक्कत है तो उसके पैर बांध के वो एक्टिविटी करवाई जाए, जिससे मतलब बच्चों को भी फील हो भाई जो बच्चा मतलब तो वो उनको क्या क्या मतलब तकलीफ आती है पढ़ने में या स्कूल के अंदर। सर का मतलब है कि रोल प्ले के थ्रू हम उन्हें रियल लाइफ कंडीशंस के साथ रूबरू करा सकते हैं कि वो उन स्टूडेंट के लिए कैसे रिस्पेक्टेड, वैल्यू और उनके अंदर एक उनके लिए एम्पैथी आए। तो एज अ टीचर हम डायग्नोज की बात कर रहे हैं, बार बार डायग्नोज करना है, लेबल नहीं करना। तो हमें पहले डायग्नोज की कुछ टिप्स पता हो कि किसी स्टूडेंट में हम कुछ डिफरेंट बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्टूडेंट को क्या डिसेबिलिटी है, राइट? जितनी अर्ली स्टेज पे आके हम उसको डायग्नोज कर लेंगे तो वो डिसेबिलिटी इनके इफेक्ट जो हैं वो हम उतने डिक्रीज कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द डिसेबिलिटीज जो अभी हम पढ़ेंगे दैट आर इनक्योर्ड, उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, बट अर्ली प्रिवेंशन से उनके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो इन डिसेबिलिटीज को करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें एक एक्ट दिया है, दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इससे पहले जो एक्ट था दैट इज पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। दोनों एक्ट्स में डिफरेंस ये था कि जो आरपीडब्ल्यू था उसके अंदर इन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के राइट्स की बात की गई थी, राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी हम सबको इक्वल मौके दे रहे हैं, लेकिन जो अलग स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे उनके लिए एजुकेशन को, स्कूल बिल्डिंग को एक्सेसिबल बना रहे हैं, कैसे उन्हें ऑन टू प्रॉपर्टी, उन्हें राइट है होम का, फैमिली का एंड रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ये सारे राइट्स उन्हें दिए गए हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है उसके अंदर 21 डिफरेंट डिसेबिलिटीज की बात की गई है कि अगर किसी भी लर्नर के अंदर ये 21 डिसेबिलिटीज हैं तो उसके लिए क्या राइट्स है। इससे पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था उसके अंदर ओनली 7 डिसेबिलिटीज थी, दैट आर वेरी कॉमन, ब्लाइंड पर्संस, लो विजन, हेयरिंग इंपेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन। इस तरह से 7 डिसेबिलिटीज थी जिनको रिवाइज करके कितनी की गई, 21 डिसेबिलिटीज।
तो जो राइट ऑफ एजुकेशन 2009 आप सब जानते हैं उसके बारे में, तो उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। रेदर देन स्टूडेंट विद एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज, ही हैज द राइट, ही और शी हैज द राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। कोई भी स्कूल उन्हें एडमिशंस के लिए डिनाई नहीं कर सकता। तो ये जो एक्ट था 1995 के एक्ट के कंपैरेटिव ज्यादा असेसिबल था। इसके अंदर डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए असेसिबल हर पब्लिक बिल्डिंग को बनाया जाए, स्कूल्स को, लेबोरेटरीज को, हॉस्पिटल्स को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ताकि उन्हें किसी भी एरिया में कोई डिफिकल्टी ना आए। और सबसे बड़ा जो बेंचमार्क था इस एक्ट का, दैट इज इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनके लिए 4 to 5% तक की रिजर्वेशन इंक्रीज कर दी गई थी। और इस एक्ट के अंदर 40% डिसेबिलिटी अगर किसी में है तो उसको एंटाइटल किया जाएगा डिसेबिलिटीज में मिलने वाले प्रोविजंस के लिए। और अगर कोई इस एक्ट का रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको वो चीज पुनिशेबल होगी। और डिसेबिलिटीज जो भी 21 डिसेबिलिटी के बाद अगर कोई नई डिसेबिलिटी डिटेक्ट की जाती है तो उसको नोटिफिकेशन के थ्रू हम तक पहुंचाया जाएगा। सो ये था पूरा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसके अंदर डिफरेंट 21 डिसेबिलिटीज कौन सी है। फर्स्ट वन इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर मीन लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन मूवमेंट में प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज ब्लाइंडनेस, जो पर्सन टोटली ब्लाइंड है। लो विजन, जिसका एक कैपेसिटी तक वो पार्शली विजन उसका नहीं है। हेयरिंग इंपेयरमेंट, मतलब वो टोटली सुन नहीं पाता। इसमें एक टर्म और आती है हार्ड इंपेयरमेंट, मतलब उसको कुछ डेसिबल तक की साउंड सुनाई देती है। जैसे इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, 70 डेसिबल, डेसिबल साउंड की यूनिट है। 70 डेसिबल की साउंड हमारे लिए एक बहुत ही लाउड शोर है। अगर 70 डेसिबल तक की साउंड भी वो पर्सन नहीं सुन पा रहा है, दैट इज टोटली हेयरिंग इंपेयरमेंट। और अगर 50 to 60 डेसिबल, मतलब ये भी बहुत लाउड आवाज है, अगर उसको सुन पा रहा है कुछ हद तक, तो वो होता है हार्ड हेयरिंग इंपेयरमेंट। नेक्स्ट वन इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मींस ये एक हेरिडिटरी डिसीज है जो मदर से बच्चे तक आती है। जब आप लोगों ने सबको पता है कि बर्थ के टाइम पे बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, और हम कहते हैं कि बच्चे का रोना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके हर बॉडी ऑर्गन तक क्या पहुंचनी चाहिए, ऑक्सीजन। तो जब बर्थ के टाइम पे अगर ऑक्सीजन लेवल पे कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो उस टाइम पे बच्चे के अंदर ये डिसेबिलिटी आती है, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मसल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, और ये भी एक लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म मीन्स हाइट बहुत छोटी रह जाती है। दिस इज ऑल्सो अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, मतलब पेरेंट्स से ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं। तो जेनेटिक लेवल पे जो जीन्स की सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं, दैट इज ड्वार्फिज्म। सेरिब्रल पैल्सी, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ हेरिडिटरी डिसीज। एसिड अटैक विक्टिम, किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो वो भी इन्हीं डिसेबिलिटीज में आता है। लेप्रोस्टार ब्लड डिसऑर्डर्स, दीज आर इनहेरिटेड, मींस ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करती हैं। तो फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मीन कि पर्सन के अंदर जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटीज होती हैं, कि छोटा सा कट लगा और थोड़े टाइम बाद हमारा वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो इनके अंदर ये फैक्टर एब्सेंट होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। छोटी सी इंजरी, अगर उन्हें इंजेक्शन भी लग रहा है, जो छोटा सा कट भी है वो भी एक फेटल ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ सिर हल्का सा टकरा भी गया तो इस केस में भी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये बच्चे बहुत कम सरवाइव करते हैं, और अगर करते भी हैं तो इन्हें रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी नीड होती है और बहुत सारी प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मीन लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर ब्लड की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, ब्लड नहीं बन रहा, जब कमी है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, नहीं होगी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो फूड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, क्योंकि फूड ब्रेकडाउन के लिए क्या नेसेसरी है, ऑक्सीजन। और अगर फूड ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेंगे बॉडी में, और वो बच्चा बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेगा, वीकनेस फील करेगा, अनीमिया की कंडीशन होगी, और वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा।
बिकॉज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन इज सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल, सिकल की शेप देखी होगी आप सबने, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल है, इस केस में हमारे रेड ब्लड सेल की शेप कन्वर्ट हो जाती है, आरबीसीज की जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है और वो सिकल की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब आरबीसी सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं। तो दिस कंडीशन भी सेम है कि अगर ब्लड सेल्स मूव नहीं हो रहे तो वही सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। तो इस केस में हम एज अ टीचर क्या हेल्प कर सकते हैं? इनमें से कोई भी डिसीज क्योरेबल नहीं है। अगर हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशंस फॉलो करें, हर स्टेक होल्डर को उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट पता हो, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स हो और उसके लिए फ्लेक्सिबल अटेंडेंस सिस्टम हो। वर्क कंप्लीशन पे हमने कोई स्ट्रेस नहीं देना, हम उसको स्टडी मटेरियल एज इट एज प्रोवाइड करेंगे और जहां तक हो सके उसे लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों की हमें भी पता है अटेंडेंस बहुत कम रहेगी स्कूल में। Okay, so happy morning to one and all present here. So as far as हेमोफीलिया is concerned, तो जैसा कि मैम ने बताया ये ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई कट लग गया हमारे, तो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे को हेमोफीलिया है तो उसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। उसमें क्या होगा, ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, वो टाइम से फ्लो करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उस बच्चे में वो प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते जिससे वो प्लेटलेट्स डेवलप होते हैं, राइट। सो इसमें केस स्टडी ये है कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है, उसको चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी। अब मान लीजिए कि उसका ब्लड नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है जो इंश्योर करेंगे ब्लड क्लॉटिंग को। तो उसमें क्या हुआ कि जो बच्चा है वो मेडिकल रूम में गया, वहां पर जो डॉक्टर अवेलेबल होता है उसने क्या किया, उसने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया। पेरेंट्स ने बताया कि हमारे बच्चे को हेमोफीलिया है। तो डॉक्टर ने जो सारी मेडिकल हिस्ट्री थी उसको एनालाइज किया। फिर डॉक्टर ने क्या किया, एक माइल्ड इंजेक्शन दिया बच्चे को ताकि जो ब्लड है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाए। So ma'am, this was from my side. Thank you sir. Okay, yes teachers, आपको 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन। Good morning teachers. Good morning ma'am. Ma'am, dysgraphia. Teachers please. मैम हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में ये चीज नोटिस की है, जब बच्चा न्यू आता है क्लास में तो उनके लिए सिलेबस न्यू होता है, क्वेश्चन आंसर्स का जो पैटर्न है उनके लिए न्यू होता है। तो जब हम बच्चे को लिखवाते हैं, जैसे क्वेश्चन है व्हाट से स्टार्ट करता है, व्हाट आर यू डूइंग लाइक दिस, ठीक है। अगर बच्चा व्हाट लिख रहा है तो वो पहले राइट करता है W, देन स्पेस छोड़ के H, स्पेस छोड़ के A, देन T। फिर हम उसको सिखाते हैं कि आपको इतना स्पेस नहीं छोड़ना, आपको इसमें साथ लिखना है एज अ वन वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद इज लिखवाते हैं तो उसके साथ जोड़ देता है बच्चा। फिर उसको सिखाया जाता है कि व्हाट इज अ सेपरेट वर्ड, दैट इज IS इज अ सेपरेट वर्ड। फिर वो बच्चा ऐसे क्वेश्चन सीखता है। फिर उसका आंसर उसको नहीं पता होता कि आंसर जो है लाइन पे इधर लिखना होता है, वो लाइन से इधर लिख देता है। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्ग्राफिया। तो इसको मैम बच्चा जल्दी डिसेबिलिटी आपने सारा बता दिया। उसका क्या, तो आपको कोई रियल एग्जांपल केस पैल्सी कोई भी डिसेबिलिटी, लोकोमोटर कुछ भी करते हैं केस स्टडी में आप करोगे। मैं Yes, next we have some CBSE provisions, exemptions and concessions जो स्पेशली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं CBSE की तरफ से। तो फर्स्ट वन इज सम जनरल इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट पॉइंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। किसी भी तरह के प्रोविजन के लिए कैंडिडेट के पास सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर का, चाहे वो स्टेट के अंडर हो चाहे सेंटर के अंडर हो, जहाँ भी किसी भी रिहेबिलिटेशन काउंसिल्स होती हैं उनका, जहाँ किसी भी NGO जो ऑथराइज्ड हो। नेक्स्ट इज स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम। जो भी डिसेबिलिटी के लर्नर्स हैं उन्हें स्क्राइब रीडिंग राइटिंग के लिए प्रोवाइड करने का प्रोविजन है। और कंपनसेटरी टाइम मतलब उन्हें एग्जाम में अगर 3 आवर्स का एग्जाम है तो उन्हें 1 आवर एक्स्ट्रा दिया जाता है। 2.5 आवर का एग्जाम है तो 50 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं।
2 आवर्स का एग्जाम है तो 40 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं, मीन उन्हें कंपनसेटरी टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्राइब एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। अब स्क्राइब कैसे अपॉइंट करना है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि स्क्राइब की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम ना हो जो उस लर्नर की है, जो उस डिसेबल्ड स्टूडेंट जिसके लिए वो स्क्राइब बन रहा है, क्वालिफिकेशन सेम बैकग्राउंड से नहीं होनी चाहिए। सेकंड इसमें है कि स्क्राइब के लिए उस लर्नर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो इमरजेंसी की कंडीशंस में अपना स्क्राइब चेंज कर सकता है। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले स्क्राइब के साथ मीटिंग करने की परमिशन है, और स्क्राइब और उस कैंडिडेट को अलग से एक रूम प्रोवाइड किया जाएगा, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा, एक अलग सेपरेट इन्विजिलेटर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर असिस्टेंस ड्यूरिंग द एग्जाम। एंड जो भी सुपरिंटेंडेंट होगा उस सेंटर का, वो बोर्ड को, रीजनल ऑफिस को स्क्राइब और उस कैंडिडेट दोनों की पर्टिकुलर पूरी रिपोर्ट बना के शेयर करेंगे। नेक्स्ट वन इज सीजीपी कैलकुलेशन, जो मेन 5 सब्जेक्ट्स की सीजीपी कैलकुलेट होगी। और फीस में ये है कि जब भी रजिस्ट्रेशन होती है क्लास 9th 10th 11th एंड 12th में, तो जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उनकी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती। नेक्स्ट इज स्पेशल एग्जम्पशन फॉर क्लास 10th। क्लास 10th में इन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट है कि वो तीनों लैंग्वेजेस में से थर्ड लैंग्वेज को छोड़ सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट चूज करने में उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कोई भी 4 सब्जेक्ट फ्रॉम मैथ, साइंस, एसएसटी, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग इनमें से ले सकते हैं। और इसमें एक ये भी है कि जो दिल्ली के प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की जगह म्यूजिक, पेंटिंग और कुछ इस फिजिकल एजुकेशन, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव क्वेश्चंस एंड सेपरेट क्वेश्चन पेपर्स। अब हमारे क्वेश्चन पेपर में कुछ विजुअल इनपुट्स होती हैं कि इस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करो, डायग्राम को लेबल करो, मैप्स होते हैं, मैथ में कुछ डायग्राम होते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक अल्टरनेटिव अलग क्वेश्चन पेपर होता है विदाउट विजुअल इनपुट्स। एंड सेकंड है स्टूडेंट्स के लिए, यस, और सेपरेट क्वेश्चन पेपर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए लार्ज फॉन्ट साइज का, ये हम भी प्रोवाइड करते हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स को जिन्हें विजुअली लो विजन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें बड़े फॉन्ट साइज का पेपर प्रोवाइड किया जाता है। सेव फॉर क्लास 12th फ्लेक्सिबिलिटी होती है उन्हें सब्जेक्ट चूज करने में कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की जगह वो दूसरे सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर वो ये सब्जेक्ट ले भी रहे हैं तो वहां पर उनके लिए एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर का प्रोविजन भी है, और सेपरेट क्वेश्चन पेपर सेम वैसे ही विजुअल इनपुट्स के बिना, और बड़े फॉन्ट का क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स को वो स्किप कर सकते हैं। इसमें 12th क्लास के लिए ये है। नेक्स्ट वन इज एडवाइजरी टू स्कूल्स एज पर इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। अब स्कूल्स को क्या एडवाइजरीज इशू की गई है सीबीएसई की तरफ से? तो फर्स्ट एडवाइजरी है कि कोई भी एफिलेटेड स्कूल किसी भी स्टूडेंट को डिनाई नहीं करेगा एडमिशन के लिए कि आप डिसेबल्ड हो, बच्चे की ये एबिलिटी इसमें नहीं है तो हम एडमिशन नहीं देंगे। स्कूल ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। स्कूल उसको प्रॉपर मॉनिटर करेंगे, उसको हर वे से असिस्ट करेंगे, चाहे वो उसके लिए अपनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करे, स्कूल में रैंप बनाए, क्लासरूम्स असेसिबल करें, वॉशरूम्स असेसिबल करें, ट्रांसपोर्टेशन असेसिबल करें, उसके लिए असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करें, टेक्स्ट टू स्पीच या विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए कुछ होते हैं स्पेशल टीचर्स रखें ताकि वो उन्हें साइन लैंग्वेज या जिस भी तरह की उस लर्नर को नीड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एडवाइजरी के थ्रू स्कूल की है कि वो हर पॉसिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे लर्नर को। और इंडिया के अंदर पूरे सीबीएसई में 10 रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर द इंडिया जो इन इंक्लूसिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को फेस करते हैं और क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अवेलिंग एग्जम्पशन, प्रोविजंस एंड कंसेशन। कुछ भी हमें चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? तो फर्स्ट स्टेप इसमें आता है कि सबसे पहले पेरेंट्स अवेयर होने चाहिए कि सीबीएसई का क्या नया नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें क्या गाइडलाइंस दी गई है। उसके बाद पेरेंट्स बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि किस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है। थर्ड इज कि वो उस मेडिकल सर्टिफिकेट की एक कॉपी स्कूल में सबमिट करेंगे और स्कूल हेड से डिस्कस करेंगे कि उन्हें क्या प्रोविजन चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्या एग्जाम्पशन चाहिए। और ये स्कूल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट्स के अप्लाई करने के बाद विद इन 7 डेज वो इसको रीजनल ऑफिस तक पहुंचाएं और रीजनल ऑफिस से विद इन 15 डेज इसका अप्रूवल आ जाता है।
कि वो स्टूडेंट को वो एग्जाम्पशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर इसके लिए रिजेक्शन आता है तो उसके लिए हम दोबारा से रीअप्लाई भी कर सकते हैं उस रिजेक्शन को एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट वन इज Constitution of School Inclusive Committee to address issue concerning children with special needs in all the school affiliated to CBSE। सभी CBSE schools में ये कंपल्सरी किया गया है। राइट ऑफ एजुकेशन क्लॉज 3C सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 के अंदर भी ये मेंशन किया गया है कि हर स्कूल के अंदर स्कूल इंक्लूसिव कमेटी की फॉर्मेशन की जाए जो इंक्लूसिव रिलेटिव हर इशू को सॉल्व करे। तो इसके मेंबर्स कौन होने चाहिए? स्कूल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, टीचर रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। और इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे स्कूल प्रिंसिपल, जो इस पूरी कमेटी के रोल्स को डिफाइन करेंगे कि उस बच्चे का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कि में क्या चेंजेस करने हैं, क्या पेडागोजिकल अप्रोचेस चेंज करनी है, कैसे करिकुलम चेंज करना है, सोसाइटी में कैसे अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि उन्हें इंक्लूसिव फील हो, उन्हें हरासमेंट ना प्रोवाइड की जाए और किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी उनके साथ ना हो। नेक्स्ट इज मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन स्कूल्स। बायलॉज की बात बहुत बार डायरेक्टर सर करते होते हैं, तो सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज रूल नंबर 13.11 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि हर सीबीएसई स्कूल के लिए ये मैंडेटरी है कि वो स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करेंगे जो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनके लिए एक अलग इंस्ट्रक्शनल प्लान बनाएंगे और टीचर्स को सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे कि वो अपने क्लासरूम को कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम माय साइड, वन इज मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें बहुत सारे अलग अलग पर्संस मेंशन हैं जो हम किसी भी एक डिसेबल्ड स्टूडेंट की हेल्प के लिए काम करते हैं। सो फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट की कॉग्निटिव, इमोशनल बिहेवियर एंड लर्निंग नीड को फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं और उसी अकॉर्डिंग उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट के बिहेवियर कंसर्न्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज साइकेट्रिस्ट, जो डायग्नोज करते हैं और मैनेज करते हैं उस स्टूडेंट की लर्निंग कंडीशंस को, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, स्कूल फैमिलीज के साथ कोलैबोरेट करके उस डिसेबल्ड स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर स्कूल्स के अंदर आइडेंटिफाई करेगा बच्चों की डिफरेंट लर्निंग नीड्स क्या है, उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स बनेंगे, करिकुलम अलग बनेगा, टीचिंग मेथड्स अलग होंगे और स्पेशल एजुकेटर स्कूल में सभी टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि वो कैसे अपने क्लासरूम को इंक्लूसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज काउंसलर। काउंसलर इमोशनल, सोशल एंड करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे कि वो स्टूडेंट कैसे स्ट्रेस से कॉप अप कर पाए, एंजाइटी से, पीयर इशू से और क्लासरूम में वो कैसे चैलेंजेस को मैनेज कर पाए। नेक्स्ट इज रेगुलर स्कूल टीचर। रेगुलर स्कूल टीचर मतलब हम लोग, तो हम लोग कैसे उस स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट करना है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, साइकोलॉजिकली हो या एकेडमिक्स रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो, तो हमें इन सभी में इंक्लूड करना है उसको। एंड नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज के इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब इसमें मोटर स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट बटन्स तक नहीं बंद कर पाते, पेंसिल शार्प करनी नहीं आती उन्हें, तो इस तरह की छोटी छोटी मोटर स्किल्स पे, उसकी ग्रिप बनाने में, इन सब चीजों पे काम करते हैं ये। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट ये असेस करते हैं कि उस लर्नर की स्पीच को कैसे इंप्रूव किया जाए, लैंग्वेज कम्युनिकेट कैसे हो, स्वेलिंग डिफिकल्टी जो हमने बात की थी कि अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो टंग भी काम नहीं करेगी, ईटिंग में भी उसको प्रॉब्लम होगी, तो उस कंडीशन में वो स्टूडेंट कैसे स्वेलो करे फूड को। तो इन सभी के ऊपर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, जो स्पीच थेरेपी भी हम प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्टूडेंट तोतले बोलते हैं तो उनके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, तो टंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए स्पीच थेरेपी यूज की जाती है। एंड नेक्स्ट इज पेडियाट्रिशियन, ये स्टूडेंट की हेल्थ डेवलपमेंट, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए और इन सब के ऊपर काम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियर्स, ये कुछ असिस्टिव डिवाइसेस प्रिपेयर करते हैं इन स्टूडेंट्स की असिस्टेंस के लिए, व्हील चेयर, क्रेचेस,
जब जो भी असिस्टिव मटेरियल उन्हें चाहिए, अगर वो पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे तो पेंसिल की स्ट्रक्चर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उस पर ऐसा क्या डिवाइस लगाएं कि उसकी अच्छी ग्रिप बन जाए। तो इस तरह के डिवाइसेस बनाने में जो हेल्प करते हैं दैट आर ऑर्थोटिक इंजीनियर्स। यस, दिस इज ऑल अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हमने बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ी, सीबीएसई प्रोविजंस एंड कंसेशंस की बात हुई, और दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स एक बच्चे के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। उसमें एक बात स्किप हो गई कि जब भी किसी एग्जाम्पशन कंसेशन के लिए अप्लाई करना है किसी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो करना कब है, क्लास 10th के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो जब क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन हो रही है उस टाइम पे अप्लाई करेंगे, और क्लास 12th में अगर कुछ चाहिए तो वो क्लास 11th में जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उस टाइम पे अप्लाई करना होता है। यस, थैंक यू। Respected Director Sir, Principal Sir, Respected Director Sir, Principal Sir, Vice Principal Sir, dear teachers and today's resource person, a very good afternoon to all of you. जो बांटते हैं ज्ञान वही सच्चे धनवान होते हैं, जो बांटते हैं ज्ञान वही सच्चे धनवान होते हैं, उनके शब्दों से ही जीवन के रास्ते आसान होते हैं, उनके शब्दों से ही जीवन के रास्ते आसान होते हैं। वर्कशॉप्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम बार बार घड़ी को देखते हैं और कहते हैं कि कब समा बीते और ये वर्कशॉप खत्म हो जाए, लेकिन आज की जो वर्कशॉप थी उसके अंदर घड़ी हमें देख रही थी और कह रही थी कि कब खत्म होगी, लेकिन हम कह रहे थे अभी कुछ देर और है। आज एक शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो बोलने वाला है वो उस तक हद तक बोले कि सुनने वाला उसकी बातों के अंदर खो जाए, और आज हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन ने आज यही कमाल किया है कि हम उनको सुनते ही रह गए। आज हमने ये महसूस किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक विषय नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बच्चे के लिए समझ और टीचर के लिए ज्ञान है। मैं कुछ शब्द विशाखा मैम के लिए कहना चाहूंगी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है, जिंदगी तो हर कोई जीता है, मगर जियो ऐसे कि हर कदम मिसाल बन जाए, कि हर कदम मिसाल बन जाए। कहते हैं कि ज्ञान बांटने वाला किताबों में नहीं लोगों के दिलों में रहता है, कहते हैं कि ज्ञान बांटने वाला किताबों में नहीं लोगों के दिलों में रहता है, और आज हमारे रिसोर्स पर्सन ने इसी तरह हमारा दिल जीत लिया है और ये हमारे दिलों में बस गए हैं। प्रियंका मैम तो हमेशा ही वर्कशॉप लेते रहे हैं और ये हमारे दिलों में बसे हुए हैं, लेकिन विशाखा मैम की पहली वर्कशॉप थी, उन्होंने भी इसी तरह वर्कशॉप कंडक्ट करके हमारा दिल छू लिया है। थैंक यू विशाखा मैम। आज की वर्कशॉप इतनी शानदार रही कि अगर इसका रिपोर्ट कार्ड बनता तो हम सभी लोग उसमें आउटस्टैंडिंग लिखते। मैम आपके लिए कुछ लाइनें हैं। न्यूटन का नियम हो या आइंस्टीन का ज्ञान, न्यूटन का नियम हो या आइंस्टीन का ज्ञान, आपके आगे ये दोनों ही हैं आसान, आपके आगे ये दोनों ही हैं आसान। आज ऐसी वर्कशॉप सजाई आपने, आज ऐसी वर्कशॉप सजाई आपने कि हम सब चार्ज हो गए किसी विज्ञान के करंट के तार के समान। अब मैं स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल से अनुरोध करूंगी कि वो आज के हमारे रिसोर्स पर्सन को फ्लावर पॉट देकर सम्मानित करें।